Hello everyone, good morning, class 11th students. This video is of economics second lecture. आपने economics का first lecture already देखा है और ये एक simple introduction है. economics के first lecture में हमने आपको books क्या है और कौन सी बुक्स कितने मार्क्स के है वो सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया था ऑलरेडी. तो नाउ हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. दो क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कवर करे थे, सिलेबस कवर करा था और आपने ये सीखा था कि इकोनॉमिक्स में हमारे पास दो बुक्स है. एक तो हमारी माइक्रो और दूसरी हो गई हमारी स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स बेसिकली न्यूमेरिकल रहेगा, उसके लिए हम बोर्ड यूज करेंगे. और जो आपकी माइक्रो है वो थ्योरेटिकल है. माइक्रो के दो क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ा दिए थे जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो. सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको माइक्रो में पढ़ाया था, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. आई होप यू ऑल रिमेम्बर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. और मैंने लिख भी दिया उसकी छोटी सी डेफिनेशन. इट मीन्स स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स बोलते हैं. फिर एक हमने क्वेश्चन पुट किया है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स तीन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं. एक तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स. पिछली वीडियो में हमने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करके आपको ये समझाया था कि वैसे तो देश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है. एक लाइन याद कर लो, वैसे तो देश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे पॉवर्टी है, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रूरल डेवलपमेंट है, इंपोर्ट है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है. बट बेटा जी उन सारी प्रॉब्लम्स को एज एन इकोनॉमिक स्टूडेंट हम 3 पॉइंट में कवर कर देते हैं, जो आपने लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझा है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. एक तो इंसान की इच्छा अनलिमिटेड है और कभी भी पूरी नहीं होती है. आई होप इसके साथ साथ आपको एक वर्ड और याद होगा कि इंसान की इच्छा अनलिमिटेड है. और मैंने लास्ट टाइम भी लिखा था, याद करो क्या था, कौन से नेचर की है? रिकरिंग नेचर. इंसान की इच्छा अनलिमिटेड है और रिकरिंग नेचर की है, कभी भी खत्म नहीं होती. एज सुन एज वन वांट गेट satisfied another want arises. तो ये प्रॉब्लम इंसान की इच्छाओं के साथ है. इसी वजह से वो सारी प्रॉब्लम्स है. अगर मैं एज इकोनॉमिक स्टूडेंट सोचूं तो मेरे लिए गरीबी, बेरोजगारी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल एरियाज डेवलप नहीं है, लोग अनपढ़ हैं, ये सब मेरे लिए प्रॉब्लम्स है. मेरे लिए प्रॉब्लम्स ये है कि इंसान की इच्छाएं खत्म नहीं हो रही है, इसलिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती जा रही है. क्लियर है? इंसान की इच्छा को पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है बेटा जी? रिसोर्स. वो रिसोर्स लिमिटेड है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है. प्लस हम उस रिसोर्स की क्या कर रहे हैं? वेस्टेज. आई होप ये भी आपको याद है कि एक तो रिसोर्स लिमिटेड है, प्लस हम उस लिमिटेड रिसोर्स की वेस्टेज कर रहे हैं. और डिफरेंट ऑल्टरनेटिव, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था मेनी यूजेस. ठीक है जी, हर एवरी रिसोर्स हैज मेनी यूजेस, जिसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था पेट्रोल का. ठीक है जी, कि पेट्रोल के कितने सारे यूजेस हैं, तो कौन से यूज में उसको सेलेक्ट करें, जिसकी वजह से क्या क्रिएट हो जाती है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. डन. क्या क्रिएट होती है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. तो देखो जो व्हाइट बोर्ड पे स्पॉटलाइट आ रही है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. क्या क्रिएट हो जाती है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. क्लियर है? आई होप यहाँ तक जितना भी मैंने आपको पढ़ाया. तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों क्रिएट होती है? सॉरी, हाँ जी, अब बोलिएगा. प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों क्रिएट होती है? क्योंकि ऊपर वाली 3 प्रॉब्लम्स है, इस वजह से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्रिएट होती है. तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को मैंने हाईलाइट कर दिया है. अब हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे. वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लास, बहुत ध्यान से सुनिएगा. बताओ, सबसे पहले इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन. इट इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. हमारे बिहेवियर की स्टडी को इकोनॉमिक्स कहते हैं. 3 तरीके की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है. एक तो इंसान की इच्छा अनलिमिटेड है, कभी खत्म ही नहीं होती है, उसे पूरा करने के लिए रिसोर्स चाहिए जो कि इतना है नहीं, प्लस हम उसको वेस्ट भी करते हैं. लास्ट लेक्चर आई होप यू ऑल रिमेम्बर. और डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स. हर रिसोर्स के इतने सारे यूजेस हैं कि उसको कौन से यूज में यूज करें ये समझ नहीं आ रहा. जैसे कि एक पेट्रोल का एग्जाम्पल ले लो. पेट्रोल की वांट्स अनलिमिटेड है ना. इंडिया, आपको पता है आज से कुछ साल पहले इंडिया कम पेट्रोल इंपोर्ट करता था जितना वो आज इंपोर्ट करता है उसकी अकॉर्डिंग. बट स्टिल बच्चे क्या हो गया, जब कम इंपोर्ट करता था तब भी शॉर्टेज थी, अब इतना ज्यादा इंपोर्ट करता है तब भी शॉर्टेज है. तो अब जब वो ज्यादा इंपोर्ट करता है तो फिर शॉर्टेज क्यों है? क्योंकि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. इंसान की इच्छा खत्म ही नहीं होती है. अब वो ज्यादा इंपोर्ट करता है तो और ज्यादा की इच्छा है. क्यों? क्योंकि पहले गाड़ियां कम होती थी, अब गाड़ियों के नंबर ज्यादा हो गए, अब तो हर घर में गाड़ी है. किसी किसी घर में तो 2-2 3-3 गाड़ियां हैं, है ना. अगर 2 लोगों को गाड़ी चलानी आती है तो दे हैव 2 कार्स. तो ऑटोमेटिकली पेट्रोल की डिमांड बढ़ेगी.
क्लियर है। रिसोर्सेज, पेट्रोल इज लिमिटेड, प्लस उसका वेस्टेज भी होता है, और पेट्रोल के इतने यूजेस है कि समझ नहीं आता कि सारा पेट्रोल व्हीकल्स के लिए रखे या बाकी जगह पे फिर पेट्रोल कैसे पहुंचेगा। तो इतनी ये 3 प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व हो जाए तो इकोनॉमी की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, वो सब सॉल्व हो सकती है। ये 3 प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है, इसलिए इन्हें क्या बोला गया है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। क्लियर है। अच्छा जी, यही 3 प्रॉब्लम्स कौन सी प्रॉब्लम को जन्म देती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि कहाँ पे रिसोर्स को बेस्ट यूज किया जाएगा। अब हम आते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स। अब ध्यान से सुनना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स। जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं, इन्हीं की वजह से क्या राइज होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से, इन 3 प्रॉब्लम्स की वजह से क्या राइज होती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। उनकी वजह से सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज होती है। तो चाहे वैसे बोल लो कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज होती है, चाहे बोल लो कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम से सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज होती है। यानी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऊपर दी गई प्रॉब्लम से अराइज होती है, क्योंकि देश में ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, इतना रिसोर्स नहीं है, और जो रिसोर्स है उसकी वेस्टेज की जा रही है, और जो रिसोर्स है उसके यूजेस बहुत ज्यादा है। तो चूज करना पड़ रहा है कि उसका बेस्ट यूज कौन सा है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है जी। जो मेरी सबसे मेन बात थी वो तो रह गई कि मेनी यूजेस है, तो हमें क्या, कौन सा यूज सेलेक्ट करना पड़ रहा है, बेस्ट यूज। हमें ढूंढना पड़ रहा है कि बेस्ट यूज कौन सा है। तो बेस्ट यूज सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है मेनी यूजेस में से। तो 3 प्रॉब्लम्स हो गई, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स, इतने सारे यूजेस है कि बेस्ट यूज को चूज करना पड़ रहा है कि कौन सा यूज बेस्ट है। उसकी वजह से फर्दर 3 प्रॉब्लम्स अराइज होती है, व्हिच इज कॉल्ड एज सेंट्रल प्रॉब्लम्स। क्लियर है। बहुत 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 ध्यान से सुनना। मैं सबसे पहली सेंट्रल प्रॉब्लम्स के साथ स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहली सेंट्रल प्रॉब्लम है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से सुनना। हाँ जी, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस सबसे बड़ी, इसे बड़ा कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है जी, सबसे बड़ी सेंट्रल प्रॉब्लम है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। अच्छा जी, अब व्हाट डू यू मेंट बाय एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। बहुत सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास रिसोर्सेस कम है, इफ आई हैव limited resource and that limited resource has many uses. Repeat करते हैं, if I am having limited resource plus many uses, तो मुझे रिसोर्सेस को एलोकेट करना पड़ेगा कि कहाँ पे कितना रिसोर्स यूज किया जाएगा। अब एक बात को हम बहुत ध्यान से दोबारा से समझेंगे, ठीक है जी। थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठना पड़ेगा आज के लेक्चर में, बहुत ध्यान से, ठीक है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम में सबसे पहली सेंट्रल प्रॉब्लम आती है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा जी, क्या कहना चाह रही हूं मैं, अगर हमारे पास इफ वी हैव लिमिटेड रिसोर्स, if we have limited resource and the uses are many, then अब हमें क्या करना पड़ेगा, then we have to allocate resource for every use efficiently। तो हमें efficiently हर यूज में रिसोर्स को एलोकेट करना पड़ेगा। बताओ करना पड़ेगा कि नहीं। एग्जाम्पल रिसोर्स का नाम है पेट्रोल, ठीक है। अगर मैं यूजेस गिनने बैठूं तो सबसे पहला यूज है, एक सेकेंड, हाँ जी, यूजेस, सबसे पहला यूज है व्हीकल। जहां आपको कंफ्यूजन हो बता दीजिए, मतलब आप क्वेरी में डाल सकते हो, ठीक है जी। सबसे पहले यूजेस क्या है, व्हीकल। दूसरे यूज का बात करूं तो डोमेस्टिक, घरों में भी एलपीजी चलता है तो उसी से ही आता है। अगर तीसरे यूज का बात करूं तो इंडस्ट्रीज में भी पेट्रोल चाहिए, व्हीकल में भी पेट्रोल चाहिए, और डोमेस्टिक पर्पस में भी पेट्रोल चाहिए, क्योंकि पेट्रोल से ही बिजली बनती है। देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, डोमेस्टिक में क्यों, क्योंकि पेट्रोल से ही क्या बनती है, इलेक्ट्रिसिटी,
पेट्रोल से ही बनती है। कहीं आपको दीदी घर में पेट्रोल का क्या काम है, ठीक है। और पेट्रोल की मदद से ही एलपीजी बनता है। एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो आप सिलेंडर लगाते हो गैस का। तो व्हीकल्स पे भी, डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी और इंडस्ट्रीज के लिए भी, हर चीज में पेट्रोल का यूज है। मानते हो इसको? मान लो कि मेरे पास, मैं लिमिटेड रिसोर्स की बात कर रही हूँ, मेरे पास 20 लीटर पेट्रोल की सप्लाई है, मतलब इतना पेट्रोल मेरे पास है, क्लियर। और 30 लीटर की डिमांड है, 30 लीटर पेट्रोल की डिमांड है, और मेरे पास कितना है, 20 लीटर्स। तो मैं किसको मैं 20 लीटर पेट्रोल को उसके यूजेस में क्या करूंगी, एलोकेट। जैसे कि व्हीकल में, एक एग्जांपल चल रहा है बोर्ड पे, सिर्फ व्हीकल में मैंने दे दिया 6 लीटर, और डोमेस्टिक में मैंने दे दिया 4 लीटर। अरे कहीं भी जा रहा है कीबोर्ड। हाँ जी, कितना दे दिया, 4 लीटर। और इंडस्ट्रीज में मैंने दे दिया 6 4 10 तो हो ही गया, 10 लीटर। अब समझ लो इसको, समझो, कोशिश करो, पूरा पैराग्राफ पढ़ो। हमें बच्चे, जो ऊपर 3 प्रॉब्लम्स हैं, जो ये कहती हैं कि इंसान की इच्छा अनलिमिटेड है, रिसोर्स है नहीं, और यूजेस बहुत सारे हैं। तो अगर यूजेस बहुत सारे हैं तो मुझे एक ना एक यूज तो सेलेक्ट करना पड़ेगा ना, कि मैं पेट्रोल को कहाँ यूज करूँ, डोमेस्टिक में, व्हीकल में, या इंडस्ट्रीज में। और मैं किसी को भी नहीं छोड़ सकती। अब क्या करूँ, व्हीकल को छोड़ दूं कि चलो व्हीकल में कोई पेट्रोल की देने की जरूरत नहीं है, छोड़ो, ऐसा नहीं हो सकता। कि डोमेस्टिक में छोड़ो, छोड़ नहीं सकते आप किसी को, क्योंकि एवरी यूज इज ए इम्पोर्टेंट यूज। बोलिए, एवरी यूज ऑफ अ पेट्रोल इज एन इम्पोर्टेंट यूज। तो मुझे उसे प्रॉपरली एलोकेट करना पड़ेगा, यही मैंने लिखा है। इफ वी हैव लिमिटेड रिसोर्स एंड यूजेस आर मेनी, देन वी हैव टू एलोकेट रिसोर्सेज फॉर एवरी यूज एफिशिएंटली, अच्छे से। जैसे कि यूजेस, व्हीकल, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रीज। 20 लीटर पेट्रोल की सप्लाई है, 30 लीटर की डिमांड है। तो 30 लीटर की डिमांड को पूरा करने के लिए थोड़ा थोड़ा सबको दे दो, व्हीकल को 6, डोमेस्टिक पे 4, इंडस्ट्री में 10, हो गया 20 कंज्यूम। 30 की डिमांड पूरी नहीं हो सकती, 10 की तो शॉर्टेज रहेगी रहेगी, लेकिन जो 20 आपके पास है उसको एफिशिएंटली एलोकेट करना पड़ेगा। और हमारे देश में ऊपर दी गई इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से फर्दर सेंट्रल प्रॉब्लम्स अरेंज हो रही है कि हमारा रिसोर्स प्रॉपरली एलोकेट नहीं होता है। और क्योंकि प्रॉपरली एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होता है, तो उस वजह से फिर से एक वही पुरानी बात हमारी, उसी वजह से रिसोर्सेज की, लिख दूं, सोच समझ के जरा फटाफट से बोलो, उसी वजह से हमारे रिसोर्सेज की क्या होती है, वेस्टेज। वेस्टेज कब होती है, चलो पूरा लिख देते हूँ। इफ देयर will not be proper allocation, then it will lead to wastage. उसकी वजह से क्या होगी, वेस्टेज होगी, सिंपल, एग्जैक्टली। दोबारा सुन लो, अरे अब मैं रिपीट नहीं करूंगी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स तो है ही है, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये है कि इंसान की इच्छा बहुत है, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। फिर से स्पॉटलाइट पे फोकस करो जो बोर्ड पे है। डिमांड कितने की है, 30 लीटर, और सप्लाई कितने की है, 20 लीटर। ये दोनों यही तो है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। 30 लीटर की उनकी डिमांड है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, और रिसोर्स लिमिटेड है, यानी मेरे पास सिर्फ कितना पेट्रोल है, 20 लीटर, और उसके यूजेस बहुत सारे हैं। ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। बट बेटा जी, अगर डिमांड बहुत है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, सप्लाई कम है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, और उसके यूजेस बहुत सारे हैं, तो उसकी वजह से फर्दर क्या प्रॉब्लम जनरेट हो रही है कि हमें उसे प्रॉपरली एलोकेट करना चाहिए, जो कि हम नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। एक लास्ट टाइम और बोल देती हूँ आप लोगों के लिए, रिसोर्सेज में ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, यानी कि डिमांड बहुत ज्यादा है, दिमाग में सेट हो गया।
रिसोर्सेज लिमिटेड यानी कि सप्लाई कम है, उसी का एग्जांपल मैंने यहाँ लिया कि पेट्रोल 30 लीटर की डिमांड है और 20 लीटर ही अवेलेबल है, दोनों इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ गई। उसके यूजेस बहुत सारे हैं, वो भी मैंने यहाँ लिख दिए, व्हीकल, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। लेकिन अगर ऐसा होगा, अगर देश में ऐसा होगा कि इंसान की इच्छा बहुत होगी, रिसोर्स नहीं होगा, और जो रिसोर्स होगा उसके यूजेस बहुत सारे होंगे, तो अपने आप फर्दर सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हमें प्रॉपर्ली रिसोर्स को एलोकेट करना पड़ेगा, एलोकेट करना पड़ेगा। जब मेरे पास पेट्रोल होगा तो जितना मेरे पास है मैं उसमें से 1 लीटर भी वेस्ट नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं उसमें से 1 लीटर भी वेस्ट करूंगी तो मेरी ह्यूमन वांट्स पूरी नहीं हो पाएंगी बच्चे, मेरे पास ऑलरेडी रिसोर्स लिमिटेड है, समझ रहे हो, मेरे पास ऑलरेडी रिसोर्स लिमिटेड है। हाउ कैन आई डेयर टू वेस्ट फ्रॉम दैट, मैं उससे वेस्ट करने के बारे में सोच ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास रिसोर्स ऑलरेडी लिमिटेड है और मेरी ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड हैं, और जो रिसोर्स मेरे पास है उसके इतने सारे यूजेस हैं, तो मैं उसे वेस्ट करने के बारे में कैसे सोचूं। इसलिए मेरे पास सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज होती है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, की जो भी रिसोर्स मेरे पास है ना, जो भी, मुझे उसे प्रॉपर्ली एलोकेट करना है कि उसमें बिल्कुल भी वेस्टेज ना हो और वो हर यूज में थोड़ा थोड़ा पहुंच जाए। जैसे मैंने यहाँ थोड़ा थोड़ा पहुंचा दिया, व्हीकल में 6, डोमेस्टिक में 4, इंडस्ट्रीज में 10, तो 20 लीटर चला गया एफिशिएंटली। एटलीस्ट जो है, देखो एक तो कम है, मैं तो 2 बातें बोलती हूँ, एक तो कम है और दूसरा कम में भी आप वेस्ट करो, देखो अच्छी बात नहीं है ना। एक तो मान लो कि एक गरीब है ना, गरीब खाना बिल्कुल वेस्ट नहीं करता, जो अमीर लोग होते हैं ना उन्हें पता है कि बहुत है, डन, तो वेस्टेज ज्यादा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास रिसोर्स नहीं है, जब आपको पता है बेटा जी कि देश में पेट्रोल की दिक्कत है और पेट्रोल देश के पास उतना नहीं है जितनी पेट्रोल की डिमांड है, तो आप पेट्रोल को वेस्ट क्यों करते हो? लोग क्यों रेड लाइट पे गाड़ी स्टार्ट करके ही खड़े रहते हैं? लोग क्यों व्हीकल्स को पूल नहीं करते? है ना, आप ट्यूशन जाते हो, कभी हुआ कि 2-3 तो भाई चलान कट जाएगा, कि 2 बच्चे एक ही व्हीकल पे चले जाओ, रादर देन आप सिंगल सिंगल पे जाते हो, तो कर सकते हो, बट हमें यही प्रॉब्लम है कि हमारे देश में प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो रहा, कि जितना है उसमें से भी वेस्टेज किया जा रहा है, रिसोर्सेज को प्रॉपरली एलोकेट नहीं किया जा रहा है। तो दीदी फिर रिसोर्सेज प्रॉपरली एलोकेट कैसे होंगे? सही बात है भाई, जब मैंने आपको बोला तो प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे होगा? प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे होगा, ये तो एक सवाल उठ गया। प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे होगा? होगा, प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, लेकिन बेटा जी इसके लिए, एक सेकेंड, प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, लेकिन इसके लिए आपको 3 चीजें करनी पड़ेगी। नंबर 1, पहला एरो दिख गया, शाबाश। नंबर 2 एंड नंबर 3। अब वो 3 चीजें क्या है? चलो, पहली चीज, पहला सवाल जब आप प्रोडक्शन शुरू करें तो खुद से पूछें, मैं लिख रही हूं, बाकी पूछें आप खुद से, व्हाट टू प्रोड्यूस। मेरा आज का सबसे मेन टॉपिक है ये, जो मैंने अभी बोर्ड पे लिखा है। अपने आप से पूछें, अगर आपको रिसोर्सेज को प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करना है तो आप सबसे पहले पूछे व्हाट टू प्रोड्यूस। बनाने से पहले सोचो कि क्या बनाना है। हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज में क्या होता है, बना दिया, अब पड़ा है, बिक ही नहीं रहा। जैसे मारुति है, गाड़ियां पड़ी है, इतनी प्रोडक्शन कर दी कॉस्ट सेव करने के चक्कर में कि गाड़ियां खड़ी है। अरे अब बहुत सारी ऑटोमोबाइल्स, आपको नॉलेज है कि नहीं मुझे नहीं पता, आजकल बच्चे डीजल गाड़ियां ना बंद हो गई है। मतलब कुछ जैसे दिल्ली में ये रूल आया है कि 10 या 15 साल, मुझे एक्चुअली पूरा याद नहीं है, अगर उससे पुरानी डीजल गाड़ी है तो वो रोड पे नहीं चलेगी। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि अगर 10-15 साल पुरानी डीजल गाड़ी है तो वो रोड पे नहीं चलेगी, क्योंकि लोग टैक्सियों में चलाते थे जिससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। ठीक है जी, आपको ये भी पता होगा कि दिल्ली में टैक्सीज पेट्रोल डीजल नहीं होती, सीएनजी से चलती हैं। तो
ऐसा ये कहना चाह रही हूँ मैं आपको कि ऐसा देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा ऑर्डर बहुत जल्दी पास कर सकता है कि डीजल गाड़ियां ना चले रोड पे, क्योंकि डीजल गाड़ियां बहुत ज्यादा पोल्यूशन करती है। अब हमारे देश में जो भी गाड़ी जिस भी चीज से बनी है, आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, जो भी उसमें यूज होता है, XYZ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, देन वो सब देश का रिसोर्स है, ये तो मानते हो। और वो सारे रिसोर्सेस को अगर वो गाड़ी नहीं बिकती है तो सारे रिसोर्सेस क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। एग्जैक्टली exactly. एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ मैं दोबारा से, आपने वो देखा था अभी थोड़े दिन पहले हुआ था कि ऐसे जैसे BS3 इंजन, आई गेस 3-4, आई डोंट नो, ठीक है, वो बैन हो गया था स्कूटीज में, और ऐसे होंडा में ऐसे सेल लग रही थी, बस ले जाओ, और 50-50% डिस्काउंट, जो स्कूटी 60,000 की है वो 20,000 में, 30,000 में कंपनी बस निकाल रही थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का रूल आ गया था कि नेक्स्ट डे से BS3 था जहां तक मुझे याद है, कि BS3 इंजन वाली स्कूटियां, टू व्हीलर मार्केट में नहीं चलेगा। डन। और प्रोडक्शन हो रखी थी, तो कंपनी ने ये सोचा ये हम इसे सिर पे मारेंगे कि हम क्या करेंगे। सही बात है भाई, अब स्कूटी सिर पे तो मारेगी नहीं होंडा, तो होंडा हो गया, जो भी हो गए, महिंद्रा हो गया, जो भी हो गए, इन सब ने ऐसे सेल दी भाई 50% ऑफ, बस ले जाओ इसको, क्योंकि वो सेल नहीं कर सकते नेक्स्ट डे। क्लियर है? तो बेटा जी इसीलिए ये कहना चाहते हैं कि जब आप किसी चीज को प्रोड्यूस करते हो तो बनाने से पहले ये सोचो कि मुझे क्या बनाना है। अच्छा, आप नहीं सोच सकते, लेकिन जो लोग रिसोर्सेज को यूज करते हैं एटलीस्ट उन्हें तो सोचना चाहिए। आप भी सोच सकते हो, आप क्यों नहीं सोच सकते? आपके यहाँ घर में गैस है, अब गैस चल रही है, अनसन चल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में गैस है, आपको पता होना चाहिए कि गैस एक रिसोर्स है जिससे वो बना है। तो बेटा जी अगर आप गैस पे काम कर रहे हो, हमेशा स्लो पे होता है ना, हाई फ्लेम पे गैस चल रही है बहुत देर तक, पक कुछ नहीं रहा है, बस चल रही है। अब दीदी ऐसे कोई क्यों करेगा कि चल रही है, नहीं, कभी होता है बाई चांस, जैसे होता है कभी कभी आपने, मदर ने आपकी दूध रखा और हाई गैस पे, और वो चल रहा है, बस पता कुछ नहीं क्या हो रहा है ना? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप भी कर सकते हो व्हाट टू प्रोड्यूस। जब आप रिसोर्स को यूज करें तो यूज करने से पहले सोचें कि क्या बनाना है। अगर आप रिसोर्सेज का प्रॉपर एलोकेशन करना चाहते हो तो सबसे बड़ा सवाल है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए, क्या बनाए। ठीक है, अच्छा जी, अगला आता है व्हाट टू प्रोड्यूस के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए जो हमें सोचना पड़ेगा, दैट इज हाउ टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाया जाए जिससे कि रिसोर्सेज की वेस्टेज ना हो। और तीसरा क्वेश्चन आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ गया, व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा आ गया हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरा आ गया फॉर होम टू प्रोड्यूस। जिस दिन आपके ये तीन क्वेश्चन सॉल्व हो गए ना, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो जिस दिन आपके ये तीन क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, रिसोर्सेज का प्रॉपर एलोकेशन हो जाएगा। यार ये जो तीन है ना, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये आएगा पेपर में, तो बहुत ध्यान से सुनो। ठीक है, तो क्या सीखा कि जब आप रिसोर्सेज को यूज करो तो सबसे पहले अपने सवाल दिमाग में लाओ। हाँ सही बोलो, ठीक है, तो सबसे पहले एक सवाल को दिमाग में लाओ कि मुझे क्या बनाना है। मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे ए पार्ट क्वेश्चन कि व्हाट टू प्रोड्यूस, जो मैं आपको सबसे पहले बताऊं, क्या बनाए, सोच के बनाए। ठीक है जी, बिना सोचे कुछ भी ना बनाए, क्योंकि अगर आपने व्हाट टू प्रोड्यूस में गलत चीज को प्रोड्यूस कर दिया तो रिसोर्स की वेस्टेज होगी। अब दीदी अब इसका क्या मतलब है व्हाट टू प्रोड्यूस, अब मैं क्या सोच के बनाऊं? तो व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब, व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब कि क्या चीज मैन्युफैक्चर करी जाए उसके बारे में सोचा जाए। अब एक बहुत सिंपल सी बात आती है, हमारे पास तीन टाइप के गुड्स होते हैं, वी हैव थ्री टाइप ऑफ गुड्स। हमारे पास तीन तरीके के गुड्स होते हैं, ये आपको नहीं पता होगा, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ गुड्स। अगर मैं सबसे पहले वाले की बात करूं, वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ गुड्स, अगर मैं सबसे पहले वाले की बात करूं
अगर मैं सबसे पहले वाले की बात करूं, सबसे पहले होते हैं कंज्यूमर गुड्स। चलो बताइए जी, सबसे पहले कौन से होते हैं? कंज्यूमर गुड्स। What do you meant by consumer goods? Consumer goods, those goods which are ready to consume, जो कि कंज्यूम करने के लिए रेडी है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड, ब्रेड इज अ कंज्यूमर गुड, जिसे आप डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हो, कंज्यूमर गुड, कंज्यूमेबल। अच्छा, दूसरे आते हैं हमारे पास प्रोड्यूसर गुड्स। अब बहुत ध्यान से सुनो, व्हाट डू यू मेंट बाय प्रोड्यूसर गुड्स? दोज गुड्स which will further go for production। वैसे तो बताने की जरूरत नहीं है, स्टिल बता देते हैं आपको, which will further go for production, जो अभी प्रोडक्शन के लिए जाएंगे, अभी वो कंज्यूम नहीं हुए, अभी उन्हें फर्दर प्रोडक्शन के लिए जाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एग्जाम्पल लें तो जैसे कि कॉटन, बिकॉज कॉटन क्यों? बिकॉज it will be used to make cloth, अभी वो कपड़ा बनाने के लिए यूज की जाएगी, अभी वो रेडी नहीं है, अभी कॉटन से थ्रेड बनेगा, थ्रेड से क्लॉथ बनेगा, फिर आप उसको कंज्यूम कर सकते हो। तो जब मैं सवाल पूछूं व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है, तो आप अपने दिमाग में लाओ कि देखो दो गुड्स होते हैं, एक होते हैं कंज्यूमर गुड्स, एक होते हैं प्रोड्यूसर गुड्स, और एक होते हैं तीसरे डिफेंस गुड्स। डिफेंस गुड्स आपको बताने की जरूरत नहीं है, आई होप यू ऑल नो दैट। डिफेंस गुड्स मीन्स आर्म्स एंड एम्यूनिशंस। ठीक है जी, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस मतलब कि जो चीजें आपकी बम हो गए, तो ये सारी चीजें आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का पार्ट होती है। तो जैसे कि ये हमारे पास तीन तरीके के गुड्स है, कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स और डिफेंस गुड्स। अब मुझे सोच के बताओ, ये तीन गुड्स आ गए, ठीक है, कौन से तीन? कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और डिफेंस। ये देखो, ये तीन, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और डिफेंस। अब आप इसमें से कौन से वाला चूज करोगे, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। लो क्वेश्चन मार्क, चलो फटाफट से बताओ कौन से वाला चूज किया जाएगा, क्वेश्चन मार्क, कौन से वाला चूज करोगे आप, बताओ। ये तीन है, अब आप क्या बनाना पसंद करोगे? कंज्यूमर गुड्स बनाना पसंद करोगे, प्रोड्यूसर गुड्स बनाना पसंद करोगे, या डिफेंस गुड्स बनाना पसंद करोगे? दीदी मैं तो ना डिफेंस गुड्स बनाना पसंद करूंगा, क्योंकि मेरे दिल में ना आर्मी के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, तो मैं डिफेंस गुड्स बनाऊंगा। होते हैं ना ऐसे। कंज्यूमर गुड्स बनाऊंगा दीदी मैं, जैसे ना मतलब डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम करे और छुट्टी। व्हाट? इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है कि कंज्यूमर गुड्स बनाएंगे, प्रोड्यूसर या डिफेंस। हम इन तीनों में से उन गुड्स को चूज करने वाले हैं बच्चे, हम उन गुड्स को चूज करेंगे, बहुत ध्यान से समझना। हम इन तीनों में से उन गुड्स को चूज करेंगे दैट गुड हैज टू बी प्रोड्यूस्ड। चलो, that good has to be produced which has more, तभी तो वेस्टेज से बचेंगे। अब सोचो अपने दिमाग में। सो सॉरी, वीडियो में आगे बीच में कुछ डिस्कनेक्शन टाइप आ गया था, तो उस वजह से हमारी स्क्रीन शफल हो गई। ये मैं वापस उसी पेज पे आ गई हूँ जहां तक मैंने आपको पढ़ाया है। तो वी वर टॉकिंग अबाउट रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्या है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड देयर आर डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स, मतलब कि वी हैव डिफरेंट यूजेस ऑफ ईच एंड एवरी रिसोर्स। तो जब हम रिसोर्स को यूज करने लगते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम रिसोर्स को बेस्ट यूज में लाएं,
क्योंकि अगर हम रिसोर्स को बेस्ट यूज में नहीं लाएंगे तो रिसोर्स की वेस्टेज होगी, और बेटा जी हमारे पास ऑलरेडी नहीं है तो हम वेस्टेज तो कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है जी, तो इसलिए हमें प्रॉपर रिसोर्सेज को एलोकेट करना पड़ेगा। तो पहली सेंट्रल प्रॉब्लम आती है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें सबसे पहला आता है व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस आई होप क्लियर हो गया होगा। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ गुड्स, that is consumer goods, producer goods, defense goods। और consumer goods means जो ready to consume है, producer goods means जो अभी further production में जाएंगे, और defense goods means arms and ammunition। तो इसके अलावा we have to choose that good which has more demand। तो हमें consumer, producer और defense में से वाले goods बनाने हैं जिनकी डिमांड ज्यादा है, जिससे कि रिसोर्सेज की बिल्कुल भी वेस्टेज ना हो। ठीक है जी, अगर मुझे रिसोर्सेज का प्रॉपर एलोकेशन करना है, देन अगर मुझे रिसोर्सेज का प्रॉपर एलोकेशन करना है तो एक तो हो गया व्हाट टू प्रोड्यूस। डन, व्हाट टू प्रोड्यूस बहुत जरूरी है कि सोच समझ के बनाए। अगला मैंने आपको बोला था व्हाट टू प्रोड्यूस के बाद नेक्स्ट आएगा हाउ टू प्रोड्यूस, तो मैं उसी से ही स्टार्ट करूंगी। व्हाट टू प्रोड्यूस के बाद नेक्स्ट आएगा हाउ टू प्रोड्यूस। देखो ध्यान से, हाउ टू प्रोड्यूस। चलो अब सोच समझ के बताओ, व्हाट टू प्रोड्यूस के बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम कौन सी आती है हमारी, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का क्या मतलब है, हाँ जी, हाउ टू प्रोड्यूस का क्या मतलब है। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब है टू चूज द करेक्ट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, टू चूज अ करेक्ट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। करेक्ट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को चूज करने को हम क्या बोलते हैं, हाउ टू प्रोड्यूस। तो वी हैव टू डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, वी हैव टू डिसाइड हाउ टू प्रोड्यूस, एंड वी हैव टू डिसाइड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब है कि आप कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे। कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे मतलब कि हमारे पास टू चूज द करेक्ट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, हमारे पास 2 तरीके की टेक्निक्स होती है। हाउ टू प्रोड्यूस की बात करते हो, हमारे पास 2 तरीके की टेक्निक होती है। सबसे पहली टेक्निक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। चलो बताइए फटाफट, कौन सी टेक्निक होती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। व्हाट डू यू मेंट बाय लेबर इंटेंसिव टेक्निक, व्हाट डू यू मेंट बाय लेबर इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक मीन्स व्हेन प्रोडक्शन इज डन with the help of labor। जब आप प्रोडक्शन किसकी मदद से करते हो, लेबर की मदद से। और दूसरी टेक्निक होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। व्हाट डू यू मेंट बाय कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेटा जी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में व्हेन प्रोडक्शन is done with the help of machines, when the production is done with the help of machines। क्या फर्क है दोनों में, जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस है तो जब मैं प्रॉपर्ली रिसोर्सेज का एलोकेशन करूंगी तो सबसे पहले मैं क्या सोचूंगी, व्हाट टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में आई हैव 3 गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स, डिफेंस गुड्स। तो मैं बनाने से पहले सोचूंगी कि मुझे कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं, प्रोड्यूसर गुड्स बनाने हैं या डिफेंस गुड्स बनाने हैं, क्योंकि मेरा रिसोर्स बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। तो मैं डिमांड के हिसाब से बनाऊंगी, जिन गुड्स की डिमांड नहीं है मैं वो वाले गुड्स प्रोड्यूस नहीं करूंगी, क्योंकि बेटा जी वो मार्केट में सेल होंगे नहीं, तो क्या फायदा बना के फालतू में रिसोर्सेज को वेस्ट करके। अब हाउ टू प्रोड्यूस कहता है कि बनाने के 2 तरीके हैं, या तो आप लेबर इंटेंसिव से बनाओ या तो आप कैपिटल इंटेंसिव से बनाओ। अब बताओ आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। आई थिंक यू आर अ मॉडर्न जनरेशन, तो आपको कैपिटल इंटेंसिव ज्यादा अच्छा लग रहा होगा। आप सोच रहे होगे कि दीदी हम तो मशीन्स की मदद से बनाएंगे, बढ़िया है और अपना कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, है ना मशीन्स। अच्छा कुछ लोग होंगे कि नहीं दीदी हम तो लेबर की मदद से बनाएंगे, लेबर इंटेंसिव। ऐसा नहीं है, देखो हमारी मर्जी नहीं चलेगी। व्हाट टू प्रोड्यूस में भी हमारी मर्जी नहीं चल रही थी। व्हाट टू प्रोड्यूस में भी हमने क्या कहा था कि हम उस तरीके से बनाएंगे जिससे उस वाले गुड्स को बनाएंगे जिनकी डिमांड ज्यादा है। तो हमें डिमांड देखनी पड़ेगी, ना कि हमारी मर्जी। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी हम बात किसकी कर रहे हैं, हाउ टू प्रोड्यूस। तो लेबर की मदद से बनाना है कि मशीन से की मदद से बनाना है। अगर मुझे इसमें से चूज करना है तो आप कौन सा चूज करोगे। चलो बी क्विक, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स लगा दिए। चलो जल्दी से बताओ कौन सा, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव, दोनों ऑप्शन है आपके पास।
वी विल चूज, या तो मैं लिख देती हूँ और या तो आप बोल दो फटाफट, वी विल चूज दैट टेक्निक, हम बेटा जी इसमें से उस टेक्निक को चूज करना चाहेंगे, वी विल चूज दैट टेक्निक विच विल गिव अस मोर प्रोडक्शन एट लीस्ट कॉस्ट। हम इन दोनों में से उस टेक्निक्स को चूज करना चाहते हैं जो हमें ज्यादा प्रोडक्शन दे कम कॉस्ट। देखो सिंपल सी बात है, हमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमें लेबर इंटेंसिव से प्यार है या हमें कैपिटल इंटेंसिव से प्यार है। अच्छा ऐसा ना बिजनेसमैन को ऐसा नहीं होता कि मुझे मशीन नहीं लगानी है, ऐसा कुछ नहीं है, या मुझे लेबर से ही काम कराना है मैं मशीन नहीं लगाऊंगा, ऐसा नहीं है। हमारे लिए दोनों में से वो टेक्निक बेटर है जो हमें ज्यादा प्रोडक्शन दे कम कॉस्ट में, और जिसमें हमारी कॉस्ट ज्यादा आ रही है और प्रोडक्शन कम हो रही है तो वो तो बेकार है ना बच्चे, खर्चा ज्यादा आ रहा है प्रोडक्शन इतनी हो नहीं रही, तो ऐसी टेक्निक यूज करके क्या फायदा। तो इसलिए हम वही टेक्निक लगाएंगे जो हमें ज्यादा प्रोडक्शन दे एट लीस्ट कॉस्ट। एम आई क्लियर? चलो, तो व्हाट टू प्रोड्यूस समझ आया। हम तीनों में से सोच समझ के कौन से गुड्स बनाएंगे जिनकी डिमांड ज्यादा है, जिससे कि रिसोर्सेज की वेस्टेज ना हो। हाउ टू प्रोड्यूस में हम लेबर से काम लेंगे या मशीन से, ये डिपेंड करता है कि कौन सा हमें ज्यादा प्रोडक्शन दे रहा है लीस्ट कॉस्ट में, क्योंकि हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि रिसोर्सेज की वेस्टेज हो। क्लियर है? तीसरी प्रॉब्लम आती है हमारे पास, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। तीसरा आई गेस वो कुछ प्रॉब्लम हो रही थी फोटो में, मैंने भी बाद में देखा कि कुछ फोटो के नीचे कंटेंट कवर हो रहा है, तो मैंने बिल्कुल सही कर दिया, आपको विजिबल होगा बिल्कुल। अब थर्ड प्रॉब्लम आती है हमारे पास जिसको हम अपनी सी प्रॉब्लम बोलते हैं, दैट इज फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस, चलो व्हाट टू प्रोड्यूस का आंसर आपको मिल चुका है, हाउ टू प्रोड्यूस का आंसर भी आपको मिल चुका है। अब आप फटाफट से मुझे आंसर दो, फॉर होम टू प्रोड्यूस किसके लिए बनाए, किसके लिए बनाए, फॉर होम टू प्रोड्यूस। हाँ जी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस कहता है कि देखो आपने व्हाट टू प्रोड्यूस में डिसाइड किया क्या बनाना है, हाउ टू प्रोड्यूस में डिसाइड किया कैसे बनाना है। अब दोबारा बोलो, व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या डिसाइड किया, क्या बनाना है, बोलो क्या बनाना है। हाउ टू प्रोड्यूस में क्या डिसाइड किया, कैसे बनाना है। अब फाइनली आपका जो भी गुड्स है, जो भी आपके गुड्स होंगे वो बेटा जी क्या हो चुके होंगे, रेडी, मानते हो। और गुड्स को रेडी करने के बाद हम उन गुड्स को क्या करते हैं, सेल, कुछ गलत तो नहीं कह रही। और सेल करने के बाद हमें क्या होती है, इनकम, जिसको हम अगर पूरे देश की देखना चाहें तो हम पूरे देश की सेंस में से क्या कह सकते हैं, नेशनल इनकम। ये देखो, अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो बताओ बताओ। अब आपके गुड्स क्या हो चुके हैं, रेडी, क्योंकि आप व्हाट टू प्रोड्यूस का आंसर तो दे चुके हो। हाउ टू प्रोड्यूस बोलता है कैसे बनाए, वो भी डिसाइड हो चुका है। अब फॉर होम टू प्रोड्यूस क्या बोलता है, फॉर होम टू प्रोड्यूस कहता है कि जब आपके गुड्स रेडी हो गए, आपने सेल कर दिए, अब आपने कुछ इनकम कमाई होगी, आप इस इनकम का क्या करेंगे, सोच के बताना, आप इस इनकम का क्या करने वाले हैं। दिस इज फॉर होम टू प्रोड्यूस, आप इस इनकम का क्या करेंगे। व्हाट टू प्रोड्यूस, कौन से गुड्स बनाएंगे, हाउ टू प्रोड्यूस, कौन सी टेक्निक से बनाएंगे। फॉर होम टू प्रोड्यूस कहता है कि हाउ यू विल डिस्ट्रीब्यूट, मैं आपके लिए लिख देती हूँ। फॉर होम टू प्रोड्यूस कहता है कि हाउ यू विल डिस्ट्रीब्यूट, हाउ यू विल डिस्ट्रीब्यूट नेशनल इनकम। जो पूरे देश को इनकम हुई है गुड्स को सेल करके, नेशनल इनकम का दूसरा नाम होता है नेशनल आउटपुट। हाउ यू विल डिस्ट्रीब्यूट नेशनल आउटपुट, तो इसका क्वेश्चन यही है कि हाउ यू विल डिस्ट्रीब्यूट नेशनल आउटपुट, आप नेशनल आउटपुट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करने वाले हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस में वो आपसे पूछ रहा था कौन से गुड्स बनाने वाले हैं, हाउ टू प्रोड्यूस में किस टेक्निक से बनाने वाले हैं। फॉर होम टू प्रोड्यूस कहता है कि जब आपके गुड्स रेडी हो जाएंगे, सेल हो जाएंगे, जो आपके पास इनकम आएगी, आप उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। अब दीदी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, मतलब घर ले जाएंगे, माँ बाप को देंगे, उड़ा देंगे, अपना खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और क्या करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे बेटा जी। बिजनेसमैन इस नेशनल इनकम को दो तरीके से इस्तेमाल करता है।
बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। बिजनेसमैन इस नेशनल इनकम को कितने तरीके से इस्तेमाल करता है? दो तरीके से। उसके पास दो चॉइसेस होती है। सबसे पहला तरीका होता है, जिसको वो अपना सबसे पहला तरीका बोलता है, सबसे पहला तरीका होता है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी। व्हाट इज फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन? जब बिजनेसमैन के पास इनकम आती है, जब वो मेहनत करके पैसा कमाता है, तो वो उसके दो काम करता है। एक आपके वाला, उड़ाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे वाला, ठीक है, मतलब कि खर्च कर देंगे। और एक होता है कि वो कुछ पैसा दोबारा से बिजनेस में क्या कर देता है? इन्वेस्ट कर देता है, जिसकी मदद से दोबारा प्रोडक्शन होगी। एक बार प्रोडक्शन करी, गुड्स रेडी हो गए, सेल करे, पैसा आया, अब या तो उससे सारे को खर्च कर दो, लेकिन सारे को खर्च कर दोगे फिर आप इकोनॉमिक स्टूडेंट थोड़ी कहलाओगे, फिर आपको समझदार स्टूडेंट थोड़ी कहलाओगे। तो सारा पैसा खर्च नहीं होता, कुछ पैसा हम दोबारा प्रोडक्शन में इन्वेस्ट कर देते हैं। बोलो मेरे साथ, कुछ पैसा हम दोबारा प्रोडक्शन में इन्वेस्ट कर देते हैं। आगे भी तो बिजनेस करना है, या हो गया बस अब घर जा रहे हो? आगे बिजनेस करने के लिए यू नीड फर्दर मोर मशीन्स, मोर रॉ मटेरियल, मोर टेक्नोलॉजी। तो आप वो खरीद सकते हो, और अच्छी मशीन, और बड़ी मशीन, और नई मशीन, कुछ भी खरीद सकते हो। तो बिजनेसमैन जब प्रोड्यूसर होता है, बिजनेसमैन को भी छोड़ो, हम तो प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं, जो प्रोड्यूसर होता है वो जब गुड्स को सेल करके नेशनल इनकम कमाता है, तो हाउ विल यू डिस्ट्रीब्यूट नेशनल इनकम? ही हैज टू मेथड। या तो वो उसको खर्च कर देगा बच्चे, या वो उसको दोबारा प्रोडक्शन में इन्वेस्ट कर देगा। तो दोबारा प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करने को क्या बोलते हैं? फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। और इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन इट मीन्स, functional distribution, it means to distribute national income among factors of production। कि दोबारा से वो इस पैसे को किस में लगा देगा? प्रोडक्शन में। टू डिस्ट्रीब्यूट नेशनल इनकम अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और हो सकता है कि वो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ना करे, हाँ हो सकता है, हो सकता है वो उस पैसे को खर्च करे, खर्च भी कर सकता है, कुछ तो खर्च करेगा ही। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकता है। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि वो इस पैसे को खर्च भी कर सकता है। तो अगर वो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन करता है, इस पैसे को खर्च करता है, तो हम बोलते हैं कि इट मीन्स टू डिस्ट्रीब्यूट नेशनल इनकम बिटवीन भाई, पापा, मम्मी, है सब खर्च करेंगे, बिटवीन बच्चे, भाई, पापा, मम्मी, दादा, दादी, चाचा, चाची, सब खर्च करेंगे भाई जो पैसा आया है। ऐसे तो सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूट नेशनल इनकम बिटवीन रिच एंड, क्योंकि जब आप पैसे को खर्च करते हो ना बेटा जी, तो कुछ पैसा रिच के हाथ में जाता है और कुछ पैसा पुअर के हाथ में जाता है। कॉमन सेंस। एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो कि मैंने आपको पढ़ाया, अब आपने मुझे फीस दी, तो जो फीस आपने मुझे दी, या तो मैं उसका फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन करूंगी, यानी कि मैंने वो पैसा दोबारा से इसी कोचिंग सेंटर में लगा दिया, और नया एडवांस बोर्ड लेने के लिए, और नया और ज्यादा अच्छी चेयर्स लेने के लिए, और ज्यादा अच्छे स्पीकर्स लेने के लिए, माइक लेने के लिए। दैट इज फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। और अगर मैंने सारा लगा दिया, तो मेरे घर वाले मारेंगे मुझे कि भाई तूने कुछ भी पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया। और कुछ पैसे मैं पर्सनल डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, यानी कि खर्च करूंगी। और जब मैं पैसा खर्च करूंगी बच्चे, तो कुछ के जैसे मैंने गोलगप्पे खा लिए, तो वो पैसा किसके पास चला गया? पुअर के पास। कुछ का जैसे मान लो मैंने नाइक से शूज ले लिया, तो वो पैसा किसके पास चला गया? रिच के पास। तो पैसे खर्च करने को इकोनॉमिक्स ये बोलता है टू डिस्ट्रीब्यूट इनकम बिटवीन रिच एंड पुअर। क्योंकि जब आप पैसे खर्च करते हो, तो कुछ चीजें आप छोटे वेंडर से लेते हो, जैसे सब्जी वाले से, फल वाले से, गोलगप्पे वाले से, तो वो पुअर के पास जा रहा है। और कुछ चीजें आप बड़े बड़े मॉल, सिनेमा हॉल में पैसा खर्च करते हो, वो पैसा रिच के पास जा रहा है। तो खर्च करने को इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलते हैं टू डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन रिच एंड, आई होप इट्स क्लियर। डन। तो आप व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या बनाओगे? जल्दी जल्दी बोलो। जिन गुड्स की डिमांड ज्यादा है। हाउ टू प्रोड्यूस में किस टेक्निक से बनाओगे? जो आपको मोर प्रोडक्शन दे एट लीस्ट कॉस्ट। और फॉर होम टू प्रोड्यूस में आप नेशनल इनकम को या नेशनल आउटपुट को दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, या तो फंक्शनल से या पर्सनल से। अगर आप फंक्शनल से करोगे, तो ये पैसा आपको दोबारा से कहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा? बिजनेस में। बताओ क्या बोला मैंने? अगर आप
इसको फंक्शनल तरीके से करना चाहते हैं तो आपको दोबारा से पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और अगर आप इसे पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो आप इसको आराम से खर्च कर सकते हैं। तो कुछ इन्वेस्ट कुछ खर्च, ऐसे आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करिए, रिसोर्सेज का प्रॉपर एलोकेशन करिए जिससे कि वेस्टेज ना हो। तो हम इसमें लिखते हैं कि वी विल चूज दैट डिस्ट्रीब्यूशन। चलो बताओ कुछ, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन आप चूज करना पसंद करेंगे? सारा खर्च? नो, बुरी बात है, सारा खर्च नहीं करना चाहिए। सारा रीइन्वेस्ट? नहीं, फिर कमाया किसके लिए था जब मजे नहीं लिए। तो वी विल चूज दैट डिस्ट्रीब्यूशन विच विल बी बेस्ट। हम ऐसे उसको बांट देंगे सो दैट प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस कैन एग्जिस्ट and there should be no wastage of resources, और resources की बिल्कुल भी wastage ना। Am I clear? आई होप ये लेक्चर क्लियर है। एक फटाफट से 2 मिनट का रिकैप आपके लिए पूरा घुमा देते हैं, ठीक है? जरा फटाफट से चल रहा, कौन सी चीजें आपने इस चैप्टर में पढ़ ली? सिर्फ एक टॉपिक इस चैप्टर में बचा है, अब सिर्फ एक, ठीक है? वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। फिलहाल आप फटाफट से सुनो क्या क्या मैंने पढ़ाया। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया व्हाट इज इकोनॉमिक्स। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स। फिर मैंने आपको पढ़ाया इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कि देश में इतनी सारी प्रॉब्लम्स नहीं है, देश में सिर्फ 3 प्रॉब्लम्स हैं और वही 3 प्रॉब्लम सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। तो एज एन इकोनॉमिक स्टूडेंट हम पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रॉब्लम बोलते ही नहीं है। हमारे लिए प्रॉब्लम 3 है, एक तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, दूसरा रिसोर्सेज आर लिमिटेड और तीसरा डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। और हर रिसोर्स के ऑल्टरनेटिव्स इतने ज्यादा है कि हमें बेस्ट को सेलेक्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से आती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स की वजह से पैदा होती है सेंट्रल प्रॉब्लम। और सेंट्रल प्रॉब्लम एक ही हमारे सिलेबस में है, दैट इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हम रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली एलोकेट नहीं कर रहे हैं, हम रिसोर्सेज की वेस्टेज ज्यादा कर रहे हैं और ऑलरेडी हमारे पास नहीं है बच्चे, तो हम वेस्टेज करने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? इसलिए हमें 3 चीजें के बारे में सोचना पड़ेगा, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में 3 गुड्स मैंने आपको पढ़ाए, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, डिफेंस। आप तीनों में से वो गुड्स प्रोड्यूस करिए जिसकी डिमांड ज्यादा है, क्योंकि अगर आप वो गुड्स बनाओगे जिनकी डिमांड नहीं है तो वो पड़े पड़े वेस्ट हो जाएंगे, कोई उसको खरीदेगा नहीं। तो ऐसे गुड्स बना के क्या फायदा है जो पड़े पड़े वेस्ट हो जाए? तो इसलिए आप सोच समझ के गुड्स को प्रोड्यूस करिए। हाउ टू प्रोड्यूस में मैंने आपको पढ़ाया कि वी हैव 2 टेक्निक्स, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव। आप दोनों में से वो वाली चूज करो जो आपको ज्यादा प्रोडक्शन दे एट लीस्ट कॉस्ट, जिससे कि रिसोर्सेज की वेस्टेज ना हो। मेन जो पूरा पर्पस है ना वो ये है कि रिसोर्सेज की वेस्टेज ना हो। फॉर होम टू प्रोड्यूस में जब आप आउटपुट को सेल करो और आपके पास पैसे आए तो या तो आप कुछ फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन करो, कुछ पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन करो, प्रॉपर रिसोर्सेज का एलोकेशन करो और रिसोर्सेज की वेस्टेज ना हो। याद रखना, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से 3 प्रॉब्लम्स और जन्म लेती हैं, विच इज सेंट्रल प्रॉब्लम्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। क्लियर? फिर भी कोई क्वेरीज है तो आप आराम से व्हाट्सएप नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हो, वॉइस नोट भेज सकते हो, कमेंट कर सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स भी एक ही है लेकिन उसके 3 पार्ट है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से सेंट्रल प्रॉब्लम होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम की वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स किसको जन्म देती हैं? सेंट्रल प्रॉब्लम्स। क्यों? क्योंकि यूजेज इतने सारे हैं कि वी हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट यूज। तो बेस्ट यूज सेलेक्ट करने के लिए हमने यहाँ बेस्ट को सेलेक्ट किया है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, कि हर चीज में बेस्ट क्या है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में बेस्ट क्या है? जिसकी डिमांड ज्यादा हो। हाउ टू प्रोड्यूस में बेस्ट क्या है? जो मोर प्रोडक्शन दे एट लीस्ट कॉस्ट। और फॉर whom टू प्रोड्यूस में हम वो सेलेक्ट करेंगे जो हमारे लिए बेस्ट है, जिसमें रिसोर्सेज की वेस्टेज ना हो रही। क्लियर है? आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखो, हम नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। थैंक यू।